ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। और राजनीति में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी के 3 हथियार की। जी हां, जो है युवा, सनातन और राष्ट्रवाद। और आपको बताएं कि योगी सरकार ने 2 दिन पहले ही यूपी में राज्य युवा आयोग का गठन किया, जिसके जरिए युवाओं को बेहतर शिक्षा, खेल संसाधन और रोजगार की रूपरेखा तैयार की गई। जी हां, वही आज योगी सनातन की सेवा में नजर आए, जब मेरठ में कांवड़ पथ पर उन्होंने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। और कल यानी 9 अगस्त से यूपी में हर घर तिरंगा की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। यानी यूपी की सियासी जंग में सीएम योगी अपने तीनों हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से योगी के सनातनी हथियार की। यूपी में कांवड़ पथ पर आस्था का सैलाब है, हर तरफ बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे हैं। इस बीच आज योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया और फिर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। साथ ही साफ निर्देश दिए कि शिव भक्तों की यात्रा में सुविधा, सुरक्षा और सेवा में कोई कमी न छोड़ी जाए। यूपी के कांवड़ रूट पर उमड़ा सनातनी आस्था का सैलाब, और इस आस्था को मिला सीएम योगी आदित्यनाथ का साथ। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ पथ का हवाई सर्वे किया, कांवड़ियों के लिए सुरक्षा और इंतजाम का जायजा लिया। फिर जब मेरठ के मोदीपुरम पहुंचे तो खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की, सनातनियों का हौसला बढ़ाया और सनातन के इस पावन पथ पर कांवड़ियों का ग्रैंड वेलकम किया। एक तरफ योगी मंच से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश कर रहे थे तो हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती रही। सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंच चुके। देखिए मेरठ के मोदीपुरम की तस्वीरें हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा इस वक्त सीएम योगी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कांवड़ियों का हुजूम जो है वो इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है और सीएम योगी इस वक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करें। देखिए जो कांवड़िए हैं वो इस वक्त योगी योगी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ बोलबम और हर हर महादेव के जयकारे और योगी योगी के नारों से पूरा कांवड़ पथ गूंज उठा। इस पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। उनकी सुरक्षा के लिए और उनके स्वागत के लिए हम सब पूरी तत्परता के साथ तैयार हैं। कांवड़ पथ पर शिव भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए योगी सरकार ने सुरक्षा, सुविधा और सेवा के तिहरे इंतजाम किए हैं। अनुमान है कि सावन की शिवरात्रि के दिन करीब 4.5 करोड़ शिव भक्त कांवड़ पथ पर जुटेंगे। लिहाजा योगी ने कांवड़ियों के सम्मान की विशेष व्यवस्था की है। कांवड़ पथ पर जो पुष्प वर्षा का आगाज आज हुआ है वो शिवरात्रि तक जारी रहेगा। शिव भक्त कांवड़ यात्रियों पर पुष्पांजलि करने का, पुष्प वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज भी, कल भी और परसों भी, यानी शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पर पुष्प वर्षा होगी। हमने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है और यहाँ पे सभी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा भी करेगा। इस सनातनी यात्रा के दौरान यूपी में योगी सरकार के इंतजाम से कांवड़िए भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। योगी जी ने बहुत हमारा वेलकम किया है कांवड़ यात्राओं का फूलों से। हमने योगी जी को देखा, हमें बहुत खुशी छाई है। बोलो नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हर हर महादेव। योगी जी ने पुष्प वर्षा करी थी अभी पीछे और बहुत अच्छा लगा। सब कांवड़ियों को काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा माहौल था, सुंदर भी लगा। और हेलीकॉप्टर से भी फूल वर्षा करी उन्होंने। कांवड़ पथ पर हर तरफ केसरिया लहर है। सावन के महीने में पूरा उत्तर प्रदेश बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। सड़कों पर चारों तरफ शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हाथों में कांवड़ और होठों पर महादेव का नाम है। सभी कांवड़ियों के बीच में जाकर और लगभग 35 से 40 मिनट महाराज जी ने पुष्प वर्षा की है। किसी बाबा के भक्त को कोई दिक्कत ना हो, पूरे उत्साह के साथ वो भक्ति में होकर। और आप देख सकते हैं कि हरिद्वार से लेकर दिल्ली, राजस्थान अब सारा भगवा में हो चुका है। तो दूसरी तरफ यूपी के मौलाना क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। देखिए अच्छी बात है, माननीय मुख्यमंत्री ने
कांवड़ में आने वाले श्रद्धालुओं को पुष्प वर्षा खुद अपने हाथों से कर रहे हैं श्रद्धालु के ऊपर। आप सबके मुख्यमंत्री है, मुसलमानों के त्यौहार पर भी आप जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जैसे आपने मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं, तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री शायद ऐसा इस बार करेंगे कि जैसे रमजान का महीना आता है और शब बारात का दिन आता है, उस दिन शराब के ठेके, दारू के ठेके भी बंद हों। जाहिर है यूपी में सनातनी आस्था चरम पर है, जो पूरे सावन यूं ही जारी रहने वाला है। लिहाजा सड़कों पर सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि योगी का साफ निर्देश है कि कांवड़ियों की राह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। सावन माह के लिए इस कांवड़ यात्रा का हिस्सा बन रहे सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच अब बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं मेरठ से, जहां पर सीएम योगी के कार्यक्रम में दिखा है संदिग्ध ड्रोन। पुष्प वर्षा कार्यक्रम में ये संदिग्ध ड्रोन दिखा है। स्वाट टीम ने ड्रोन को कब्जे में लिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। मामले की जांच में प्रशासन जुटा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, मगर कहा जा रहा है कि मेरठ से इस वक्त की अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक ड्रोन दिखा है। और अब बात योगी के राष्ट्रवाद की, जिसके तहत यूपी बीजेपी ने मेगा प्लान हर घर तिरंगा तैयार किया है। दरअसल कल लखनऊ से यूपी के 75 जिलों के 5 करोड़ घरों तक एक तिरंगा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी आवास से विधानसभा तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, यानी स्वतंत्रता दिवस से पहले यूपी में देशभक्ति का रंग शहर शहर नजर आने वाला है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए। तिरंगा हिंदुस्तान की पहचान, आन बान और शान। और अब इसी तिरंगे के जरिए बीजेपी ने यूपी के 5 करोड़ घरों तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कल से बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान की शुरुआत लखनऊ से होगी, जहां योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। लक्ष्य है 5 करोड़ घर, यानी गांव से शहर तक, गली से मोहल्ले तक, हर घर में तिरंगा। लखनऊ के बाद 10 अगस्त को गोरखपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। नगर निगम परिसर से रेलवे स्टेशन चौराहे तक पद यात्रा और तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो हमारे अमर शहीद है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे देश को आजाद में इसी तिरंगा को लेकर दे दिए। उसके तहत आज पूरे देश में आप देखें तो लगातार हर साल हम लोग इसको 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बनाते हैं, हर घर में तिरंगा फहराते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता बनती है, समाज को सभी एक साथ जोड़ने में मदद मिलती है। बीजेपी ने इस अभियान को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि बूथ स्तर तक पहुंचाने का प्लान बनाया है। कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, तिरंगा लगाने की अपील करेंगे और राष्ट्रभक्ति का संदेश देंगे। 5 करोड़ घरों तक तिरंगा लहराएगा। 75 जिलों में तिरंगा अभियान चलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचेंगे, घर घर जाकर तिरंगा लगाने की अपील करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का सम्मान करेंगे। शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। नमो ऐप और सोशल मीडिया पर सेल्फी अपलोड करेंगे। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर कार्यक्रम, 9 से 15 अगस्त तक स्मारकों पर विशेष आयोजन, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 14 और 15 अगस्त को सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान। हर घर तिरंगा यात्रा के दौरान कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी अगुवाई खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसे में 15 अगस्त के बहाने उत्तर प्रदेश में देशभक्ति की बयार के साथ साथ जन जन तक पहुंचने की पूरी कवायद बीजेपी इस तिरंगा अभियान के जरिए करती हुई नजर आएगी। यानी अगस्त के दूसरे हफ्ते में बीजेपी अभियानों के रथ पर देशभक्ति का पताका लहराएगी।
पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों तक पहुंचेगी, शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित करेगी और आम लोगों से लेकर व्यापारियों, स्कूल कॉलेज के छात्रों और सामाजिक संगठनों को भी अभियान से जोड़ेगी। तिरंगा अभियान सिर्फ अभियान नहीं, ये तिरंगे के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक सुंदर सुनहरा अवसर है। इस वर्ष भी एक सप्ताह का हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने का और गौरवपूर्ण इतिहास से जुड़ने का ये अभियान है। अब कुछ घंटे ही बाकी हैं जब यूपी में योगी का तिरंगा प्लान जमीन पर उतरने वाला है और 75 जिलों के 5 करोड़ घरों में देश के सम्मान का प्रतीक तिरंगा शान से लहराएगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात तीसरे हथियार यानी युवा की। यूपी में 2027 की सियासी जंग अब सिर्फ जाति और धर्म के वोट बैंक तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि चुनावी मैदान में जेन ज़ी यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स बड़ा फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर लीक, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे युवा वोटर की प्राथमिकताएं और अब हर सियासी दल की नजर जेन ज़ी पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या जेन ज़ी यूपी के चुनावी समर में अहम फैक्टर बनेगा? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। धर्म की राजनीति और जाति की सियासत। अब तक चुनाव में जीत के लिए इन दोनों वोट बैंक का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन 2027 के यूपी चुनाव में एक और वोट बैंक बड़ा फैक्टर बनता दिख रहा है, जेन ज़ी। यानी वो युवा जो पहली बार वोट देगा, जो सवाल पूछता है, जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करता है और जो नौकरी, पेपर लीक, शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए आंदोलन भी करता है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी जेन ज़ी की चिंगारी सियासी दलों के रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि यूपी में 2027 की लड़ाई अब सिर्फ जाति और धर्म के समीकरण पर नहीं, युवा वोट के लिए भी होने वाली है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या दूसरे राजनीतिक दल, सबकी नजर अब युवा वोटर्स पर है। बीजेपी सरकार की तरफ से युवा आयोग बनाने की कवायद हो या कांग्रेस का पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला, सियासत के केंद्र में अब युवा और जेन ज़ी तेजी से आता दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक दलों को अचानक इस नई पीढ़ी की ताकत का एहसास होने लगा? अब ये समझिए, दरअसल जेन ज़ी बड़ी संख्या में फर्स्ट टाइम वोटर्स, पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी है। यूपी में बेरोजगारी विपक्ष के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। सोशल मीडिया पर युवाओं की मजबूत पकड़ है। जेन ज़ी को साधे बिना चुनावी गणित अधूरा है। लिहाजा बीजेपी का फोकस जहां सरकार के काम और संगठन के जरिए युवाओं पर, वहीं विपक्ष युवाओं के मुद्दों को राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। जितना युवाओं का और समाज के प्रत्येक वर्ग का भारतीय जनता पार्टी के शासन में ध्यान रखा गया है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। चुनावी तैयारी की बात कर रहे हो, चुनावी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर जनता से संवाद बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में प्रत्येक कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो डिजिटली अपने आप को तैयार रखे। और हमारा पूरा नेतृत्व जितना जेनजीज को सम्मान देता है, जिस तरीके से जेनजीज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है, कल राहुल गांधी जी की प्रेस ब्रीफिंग हो या परसों राहुल गांधी जी की प्रेस ब्रीफिंग हो, उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके, कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन, जेनजीज के साथ हम पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके खड़े। जेन ज़ी को सिर्फ भाषणों से नहीं साधा जा सकता, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो लंबे लंबे भाषणों से ज्यादा छोटे छोटे रील देखती है, जो पोस्टर से ज्यादा इंस्टाग्राम स्टोरी देखती है और जो चुनावी रैली के बयानों से ज्यादा सोशल मीडिया की बहस से प्रभावित होती है। रील से वोट तक, सोशल मीडिया पर सियासी जंग। राजनीतिक दलों ने भी सोशल मीडिया की ताकत पहचान ली है। युवा वोटर तक पहुंचने के लिए डिजिटल कैंपेन, शॉर्ट वीडियो, रील्स, मीम्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाला कैंपेन वोट में भी बदलता है? जो प्रचार का सिनेरियो है वो बदल गया है। नेता भी जान गया है कि हमें जेनजीज के साथ जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमें वोट बैंक में दिक्कत आ जाएगी। टीम मीडिया एक्सपर्ट ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, हमने भी चेंज किया। हम भी यूथ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं और खास तौर पे डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। युवाओं के सामने मुद्दे साफ हैं और राजनीतिक दलों के सामने चुनौती। जेन ज़ी को सिर्फ आकर्षित नहीं करना है, बल्कि उसे भरोसा दिलाना है, क्योंकि ये वो वोटर है जो सवाल पूछता है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है और राजनीतिक दलों के दावों को सोशल मीडिया पर जांचता परखता भी है। होने
है कि उसे हम लोग अब सोशल मीडिया का इतना यूज़ बढ़ गया है, सोशल मीडिया की हेल्प से हमें हर चीज़ अब पता चल जाती है, हर चीज़ हमें टाइम से मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सब चीज़ जानने को मिलती है। और हम यूथ ही हैं जो हमारे देश को आगे जाके सुरक्षित रखेंगे, तो इसलिए हमारा सुरक्षित रहना, हमारा करियर बना रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जेनजी हैं और पहली बात ये कि मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं के लिए सबसे 3 प्रायोरिटी होती है कि हमारी जो महिला सुरक्षा है उस पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरा शिक्षा, और तीसरा रोजगार। ये 3 महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। क्या जेनजी बदलेगा 2027 का चुनावी गणित? यूपी में जातीय और धार्मिक समीकरणों की अपनी अहमियत है, लेकिन अगर युवा वोटर मुद्दों के आधार पर लामबंद हुआ तो चुनावी गणित में बड़ा बदलाव आ सकता है। करीब 30% युवा आबादी से जुड़े वोटर्स हैं और इनमें बड़ी संख्या फर्स्ट टाइम वोटर्स की है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सा सियासी दल युवा वोटर को लुभाएगा, सवाल ये है कि कौन युवाओं के मुद्दों को अपना राजनीतिक एजेंडा बनाएगा। यानी 2027 में किसका MY समीकरण चलेगा, किसका PDA चलेगा, किसका पारंपरिक वोट बैंक साथ आएगा, ये तो चुनावी नतीजा बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, यूपी की सियासत में अब जेनजी को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात राहुल गांधी की, जो यूपी में छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। प्रयागराज में राहुल छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, तो केरल में छात्र नियुक्ति और रोजगार के लिए मिट्टी घास खाकर विरोध जता रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि कांग्रेस शासित केरल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आवाज कौन सुनेगा। ऐसे में सियासत के बीच सवाल उठता है कि राहुल को यूपी के छात्र दिख रहे हैं, केरल के क्यों नहीं। एक तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी यूपी में प्रयागराज में छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केरल, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां छात्र आंदोलन की राह पर हैं। हालात ऐसे हैं कि छात्र मिट्टी और घास खाने का सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रही हैं। लेकिन राहुल गांधी केरल के बजाय यूपी में हैं, जहां संगम नगरी प्रयागराज में राहुल छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी छात्रों से पेपर लीक और रोजगार के मुद्दे पर उनकी समस्याएं सुनेंगे। छात्रों के सवालों और मांगों को सुनकर सरकार के सामने मुद्दे उठाएंगे। कार्यक्रम में छात्रों की आवाज को राजनीतिक मंच देने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के कोटा और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद प्रयागराज में राहुल का तीसरा गूंज कार्यक्रम है। हालांकि राहुल के इस कार्यक्रम से पहले ही प्रयागराज में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। कहीं पोस्टर पर लिखा है जॉब दो या इस्तीफा दो, तो कहीं सरकार को चुनौती दी गई है, जॉब नहीं मिलेगी तो सिंहासन हिलेगा। ये छात्रों की जो गूंज है, ये पूरे देश के कोने कोने में, ये जो प्रयागराज की नगरी है, ये संगम की नगरी है, गंगा जमुना सरस्वती, ये संदेश पूरे देश को जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर रुख को लेकर भी पोस्टर लगाए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए। इस तरीके के पोस्टर्स के जरिए राहुल गांधी से ही सवाल किए जा रहे हैं। ये शहर में तमाम जगहों पर इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। तो सीधे तौर पर कहें तो राहुल गांधी का छात्रों का जो संवाद है प्रयागराज का, उसको लेकर के तमाम जो सवाल है वो भी खड़े कर रहे हैं। कई ऐसे संगठन हैं वो भी राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर झारखंड के जो छात्र हैं उनको न्याय दिलाने के लिए वहां वो क्यों नहीं गए, प्रयागराज यूपी क्यों आए। मगर सवाल झारखंड पर ही नहीं, केरल को लेकर भी उठ रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। तिरुवनंतपुरम में LPST यानी लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर की PSC रैंक लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है रैंक लिस्ट में नाम होने के बावजूद उन्हें अब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिला। विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी सचिवालय के बाहर पहुंचे और घास खाकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। इससे पहले ये अभ्यर्थी मिट्टी खाकर भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन यूपी में राहुल छात्रों के बीच तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां छात्रों के प्रदर्शन की गूंज राहुल के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर दिल्ली NCR की, जहां बारिश हुई नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम पानी में बह गया।
सड़कें तालाब बन गई, कहीं गाड़ियां तैरती नजर आई तो कहीं पूरा ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद यानी पूरी जो दिल्ली है वो उसके साथ एनसीआर, जहां प्रशासनिक लापरवाही का जानलेवा गड्ढा लोगों की जान ले रहा है। और हर बार की तरह इस बार भी लापरवाही के जिम्मेदार खुले घूम रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा, बारिश में मत जाना। एक दिन की बरसात, डूब गया एनसीआर। यह देश की राजधानी दिल्ली है, वही दिल्ली जिसके विश्व स्तरीय होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां कभी गाड़ियां सरपट दौड़ती थीं, आज वहां पानी ने पूरी तरह कब्जा जमा लिया। सवाल है कि क्या सड़कों का नदियों में तब्दील हो जाना और गलियों का तालाब बन जाना दिल्ली में आम हो गया है? दिल्ली के शाहीन बाग से सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। 20 सड़क पर एक गहरा गड्ढा था जो पानी भरा होने की वजह से दिखाई नहीं दिया और एक बाइक सवार इस ब्लाइंड पिट का शिकार बन गया। गनीमत ये रही कि हादसा दिन के उजाले में हुआ और आसपास के लोग मौजूद थे जिन्होंने बिना वक्त गंवाए युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना एक जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। शाहीन बाग में कल ये जो सड़क है 40 फुटा रोड, यहाँ पर जलभराव की स्थिति बनी और एक नहीं दो नहीं कई बाइक सवार, स्कूटी सवार यहाँ पर नाले में गिर गए क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। एक स्कूटी सवार यहाँ पर गड्ढे में गिर गया, हालांकि गनीमत ये रही कि उसकी जान बचाई गई। अब दिल्ली के देवली इलाके से आई इस खौफनाक तस्वीर को देखिए, जहां बारिश की वजह से एक पार्किंग की दीवार देखते ही देखते ढह गई और इस दीवार के नीचे दबने से 10 गाड़ियों का कचूमर निकल गया। चंद घंटों की बारिश में दीवार का कुछ हिस्सा पहले हिला और फिर भरभरा कर वहीं खड़ी गाड़ियों पर गिर गया। हालांकि इस हादसे की चपेट में कोई इंसान नहीं आया, लेकिन सिस्टम की पोल जरूर खुल गई। दिल्ली के पड़पड़गंज में भी शुक्रवार को हुई बारिश के बाद वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर में मोटर लगाकर सड़क से पानी निकालने का काम चालू कर दिया गया और सुबह होते ही पड़पड़गंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी उसी फ्लाईओवर के पास पहुंच गए जहां केजरीवाल सरकार के वक्त हर साल जल भराव की दिक्कत से लोगों का सामना होता था। सूखी सड़क पर बीजेपी विधायक ने रील बनाते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर कोसा। अरे है ही नहीं तो आप ये गायब हो गए सारे, आप ये दिखा दे रहे, नाव नहीं चला रहे। आप ये जो छोटे छोटे नेता आप ये घूम रहे, इधर घूम रहे उधर घूम रहे, अरे उनको शर्म करो। 12 साल सिसोदिया ने यहाँ पे पानी भरता रहता, कुछ नहीं करा। दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश और वाटर लॉगिंग की समस्या का समाधान भले ही हो गया है, लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद में जल भराव की वजह से एक बस उसमें समा गई, जिसकी वजह से बस ड्राइवर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं फरीदाबाद में ही तालाब बने अंडरपास में भारी भरकम फॉर्च्यूनर गाड़ी डूब गई, जिसमें सवार शख्स का मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। अब ओल्ड फरीदाबाद से आई हादसे की ये तस्वीर देखिए। भारी बारिश की वजह से अंडरपास में करीब 25 से 30 फीट तक पानी भर गया, जहां रात करीब 3 बजे एक बस निकली और देखते ही देखते इस अंडरपास में समा गई। पानी इतना ज्यादा था कि बस का ऊपरी हिस्सा भी बामुश्किल नजर आ रहा था। चीख पुकार मची तो रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और बेहद मुश्किल से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। फरीदाबाद में ही जल भराव की वजह से एक और हादसा हुआ। वहां अंडरपास में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी डूब गई। अंडरपास में 30 फीट भरे पानी से जब फॉर्च्यूनर गाड़ी गुजरी तो उसमें डूबती चली गई। किसी तरह ड्राइवर को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस समय मेरी मौजूदगी ओल्ड फरीदाबाद के ठीक अंडरपास के पास मौजूद हूँ मैं, जहाँ से जो बीते दिन लगभग 7:30 बजे के करीब एक काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी जो थी वो यहाँ से पार हो रही थी। और जैसे कि आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के बाद ही वो गाड़ी डूबनी शुरू हो गई। सवाल है कि दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक लापरवाहियों के जिन गड्ढों में पानी भरा है और जो हादसे हुए उनके लिए मौसम नहीं बल्कि सिस्टम जिम्मेदार है। बारिश हर साल आती है, हर साल हालात ऐसे ही बनते हैं, लेकिन ना ही सिस्टम को सुधारने की कोशिश की जाती है और ना ही ऐसे रास्तों से गुजरने वाले लोग सावधानी बरतते हैं, जिसके कारण ऐसे हादसे नहीं रुकते हैं। जी मीडिया के लिए फरीदाबाद से शुभांग ठाकुर और दिल्ली से राजू राज की रिपोर्ट। तो मानसून ने देश के कई हिस्सों में अपना रौद्र रूप दिखाया है। असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं, तो हिमाचल में नदियां उफान पर हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। मंडी में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद अलर्ट है, तो आगरा में सड़क धंसने से बड़ा हादसा टल गया। बारिश की तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत के आगे इंसानी इंतजाम कितने बेबस नजर आ रहे हैं। कुदरत के क्रोध की ये तस्वीरें देखिए। असम में मानसून की मार से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देहरा जिले बाढ़ की चपेट में है। 464 गांव में पानी भर चुका है।
और करीब 1,55,000 लोग प्रभावित हैं। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट, बालाजी, धेमाजी और सोनितपुर में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। कहीं घरों में पानी घुसा है तो कहीं गांव का संपर्क ही टूट गया है। करीब 55 राहत शिविरों में 10,000 से ज्यादा लोग शरण लेने को मजबूर हैं। कुदरत का कहर यही नहीं थमा, नदियां भी खतरे के निशान को पार कर रही हैं। नुमालीगढ़ में धनसिरी और शिवसागर में तिखो नदी का जलस्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है। असम के बाद अब हिमाचल में भी बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मंडी के पंडोर डैम से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम के 3 गेट खोले गए और ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। बीबीएमबी ने सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया है। कुल्लू मनाली में भी पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। वहीं शिमला के कयार कोटी में बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ से मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। और आगरा में तो बारिश के बीच सड़क ही धंस गई। एक चलता ऑटो देखते ही देखते 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। एक मैटाडोर भी गड्ढे में जा गिरी। गनीमत रही कि दोनों हादसों में सवार बाल बाल बच गए। असम की बाढ़, हिमाचल के दरकते पहाड़ और आगरा में धंसती सड़कें। बारिश ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब कुदरत का क्रोध बरसता है तो इंसानी इंतजाम उसके आगे कितने बेबस नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।